नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं गढ़वाल मंडल में अधिक हुई हैं और अब तक जंगल में आग लगने की 70 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 40 घटनाएं गढ़वाल मंडल में दर्ज की गई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य सरकार हर वर्ष बड़े बड़े दावे वनाग्नि को लेकर करती है, लेकिन हर वर्ष उत्तराखंड की वन संपदा को बेहद अधिक नुकसान पहुंचता है। फायर वॉचर की तैनाती भी सरकार ने जंगलों में तैनात करने की बात कही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश फायर वॉचर भी अब आग बुझाने में सक्षम नहीं नजर आ रहे हैं। बता दें कि 15 फरवरी से यानी कि 5 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो गया है, जिसमें गढ़वाल मंडल में वनाग्नि की 40 घटनाएं हो चुकी हैं और इसमें करीब 38 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। वहीं कुमाऊं मंडल में 24 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 4 हेक्टेयर में जैव विविधता प्रभावित हुई है। और वहीं पिछले साल की तुलना करें तो इस समय तक प्रदेश में 458 जंगल में आग लगने की घटना हो चुकी थी, जिसमें कि 573.46 हेक्टेयर में जंगल को नुकसान पहुंचा था। देखिए, वनाग्नि में कई चीज़ें ऐसी जिसमें बीजेपी के भी कई विधायकों ने कहा, मैंने स्वयं इस बात को कहा कि कंजर्वेशन ऑफ एक्ट जो है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। उस समय की ज़रूरतों को समझते हुए 78-79 में इसको लागू किया गया और आज की आवश्यकता है डिफर है। आज लोग गैस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जंगलों में नहीं जा रहे, लेकिन जंगलों का प्रबंधन होना चाहिए। और पुरानी सरकारों ने फायर वॉचर्स रखे थे, वो टेम्परेरी एक पोस्ट होती थी जिसको 3 महीने या 4 महीने के लिए निवासी जो आसपास के निवासी हैं उनको फायर वॉचर के रूप में जाता था, उनको एक कुछ फंड पैसा भी मिल जाता था और वो जंगलों को बचाते थे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जंगलों के जलने का, जो लोगों का एक जुड़ाव था जंगलात से, वहाँ से लकड़ी उनको मिलती थी, जलावन की लकड़ी मिलती थी, उनको घर बनाने के लिए सहतीर दिए जाते थे, अलॉट होते थे, वो उसमें बहुत भारी कमी आई है। तो आदमी को जिस चीज़ से कुछ प्राप्ति नहीं हो रही तो उसकी ओर उसका रुझान कम होता है। तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है। दूसरा, पॉपुलर और यूकलिप्टस की तर्ज पर चीड़ इत्यादि जो ऐसे वृक्ष हैं जो स्वयं हो रहे हैं और जिनके निडल्स से आग लगती है, सर्वाधिक आग लगती है, इनको कॉमर्शियल ट्री घोषित किया जाना चाहिए, जो अपने बंजर खेतों में कम से कम कुछ लगाए तो उसको काट के बेच सके। उससे लोगों को मकान इत्यादि बनाने में सस्ती लकड़ियाँ भी प्राप्त होंगी, राजस्व भी प्राप्त होगा और लोगों का रोजगार भी बनेगा। लेकिन इसमें सरकारों के पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है और फायर वॉचर्स की जो जॉब्स बंद की हैं, निश्चित ही एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित आरटीओ कार्यालय में चारधाम यात्रा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में आरटीओ देहरादून संदीप सैनी ने चारधाम यात्रा से जुड़े ट्रैवल कारोबारियों की समस्याओं को सुना। ट्रैवल कारोबारियों ने आरटीओ को बताया कि हरिद्वार में कई अनधिकृत ट्रैवल एजेंट सक्रिय हो गए हैं। बाहर के लोग गाड़ियां लेकर हरिद्वार आते हैं और चारधाम यात्रा जाने वाले यात्रियों को श्रमित करते हैं। इससे न सिर्फ यात्रियों को परेशानी होती बल्कि सरकार की छवि भी खराब होती है। इसके साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाने में आ रही सही परेशानियों से भी अवगत कराया। ट्रैवल कारोबारियों ने बताया कि कोरोना काल के दौरान चारधाम यात्रा जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से हरिद्वार का ट्रैवल कारोबार प्रभावित हो रहा है। निर्देश हैं जो बाहर से लंबी दूरी के ड्राइवर जो आते हैं वो एक ही स्ट्रेच में पूरा यात्रा ना कवर करें, तो इसलिए हमने जो नारसन चेक पोस्ट पे हमारे जो ग्रीन कार्ड बनेंगे उसमें ड्राइवर्स के रेस्ट के लिए भी हम, ताकि उनको सूक्ष्म एक छोटा सा ब्रेक मिल सके, इसके लिए हम 2 रूम तैयार करवा रहे हैं। ऐसे ही हमारे हरिद्वार ऑफिस में भी हम यहाँ पर कैनोपीज लगवाएंगे जहाँ ड्राइवर थोड़ा रेस्ट ले सकें। साथ ही सभी ड्राइवर्स का हेल्थ चेकअप होगा। ऋषिकेश में लास्ट टाइम हुआ था कि सरकारी जो हमारी मशीनरी है वहाँ से चेक हुआ था, लेकिन इस बारे में एक एनजीओ को भी इसमें एनरोल कर रहे हैं कि हमारा हेल्थ चेकअप हो और साथ ही एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करेंगे ड्राइवर का कि वो ड्राइवर की मनोस्थिति ठीक है गाड़ी चलाने के लिए। तो इसमें हमारा सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। पूरा यह चारधाम यात्रा आने वाली है। जो चारधाम यात्रा आ रही है उसमें सबसे मेन मुद्दा है बाहर की गाड़ियों का। जो बाहर की गाड़ियाँ यहाँ पे प्राइवेट हो, टैक्सी हो, वो गाड़ियों का जो संचालन करते हैं यहाँ पे, वे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में गाड़ियाँ बाहर से आती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो,
पंजाब हो। अब हमने आरटीओ साहब से ये पूरे यूनियन वाले हम सब लोग इकट्ठे होकर हरिद्वार से के आए हैं यहाँ पे, और आरटीओ साहब से हमने अपनी बात रखी है, जो देहरादून से आरटीओ साहब आए हैं, कि भैया यहाँ पे हरिद्वार में बाहर की गाड़ियों का संचालन पूर्णतः बंद किया जाए, अन्यथा हम इसका विरोध करेंगे, और जब हम विरोध करेंगे तो आपके विपक्ष में आएंगे। इसलिए आपको इसका विरोध हो, इसको जो संचालन को बंद करना होगा, और जो संचालन करता है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। सबसे मेन मुद्दा ये रहा। तो आपने आश्वासन दिया है 1 हफ्ते के अंदर हम पूरा, पहले तो वैसी चेकिंग करेंगे जो अवैध रूप से जो है अपना वो चला रहे हैं ट्रेवल्स एजेंसी, और दूसरे नंबर पे जो है हम जो है इसको 1 हफ्ते के अंदर शुरू कर देंगे, इसमें पूरी कार्रवाई, और इनको बाहर की गाड़ियों को संचालन बंद करने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। शर्मा है, हरिद्वार टैक्सी स्टैंड से। आज ARTO कार्यालय में आरटीओ महोदय देहरादून के द्वारा एक मीटिंग का प्रस्ताव था। जो मीटिंग हुई, सभी टैक्सी यूनियन है, बस यूनियन है, सारे यहाँ सम्मिलित हुए, अपनी अपनी बातों को उन्होंने रखा, और प्रमुख मुद्दा है आने वाली 4 धाम यात्रा 2025 में जो यात्रा संचालन होनी है, इन कई बिंदुओं पर बात हुई है। इसमें अहम मुद्दा है बाहर की जो गाड़ियाँ आती हैं, अन्य प्रदेशों की जो गाड़ियाँ हरिद्वार से संचालन होती है, सभी ने मिल करके एकजुटता में उनका विरोध किया है। बाहर की गाड़ियां यदि हरिद्वार से सवारियां उठाएंगी तो सभी इनका विरोध करेंगे, और ग्रीन कार्ड के लिए उन्होंने 15 दिन का जो ग्रीन कार्ड बाहर की गाड़ी के लिए दिया गया है वो आरटीओ ऑफिस में ना बना करके बॉर्डर पे ही बने, जिससे कि जो प्रावधान बनाया गया है परिवहन विभाग के द्वारा, उसमें ये स्पष्ट हो जाए कि ये गाड़ियां दोबारा से अपने ही स्टेट से सवारी लेकर के 4 धाम यात्रा पर संचालन हो रही है। तीसरी स्थिति में ये स्थिति रही है कि उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगर हम लोगों को किसी तरह की कोई 4 धाम यात्रा में परेशानी आती है, किसी भी ड्राइवर को आती है, मालिक को आती है, तो वो उसका ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा कि उसको उसी समय वहाँ पर उसका जो समस्या है उसका निस्तारण कर दिया जाएगा, और 4 धाम यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इन्हीं बातों को लेकर ये मीटिंग रही और सकारात्मक रही, और ARTO और RTO महोदय के द्वारा सभी को जो सुझाव थे उसमें बिल्कुल सही तरीके से इस मीटिंग को रखा गया है, और हमें उम्मीद भी है कि 2025 में सभी के सहयोग परिवहन विभाग भी करेगा, और हम लोग भी जितनी यूनियन हरिद्वार की वो भी इनका सहयोग करेंगे, और ये यात्रा सुगम रहे। नरेंद्र नगर के राजमहल में आज सुहागिन महिलाओं द्वारा व्रत रखते हुए पीले वस्त्र धारण कर भगवान भद्री विशाल के अभिषेक के लिए टिहरी की सांसद व महारानी राज्य लक्ष्मी शाह की अगुवाई में तिलों का तेल पिरोया जाएगा। इसके लिए राजमहल को नितेश चौहान की देखरेख में रंग बिरंगी फूल मालाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, यानी कि सजाया गया है, और नगर की सुहागिन महिलाएं सिलबट्टे और मुसल से तिलों का तेल पिरोएंगी। इसी तेल में 6 माह तक भगवान बद्री विशाल का अभिषेक किया जाता है। आज तिलों के तेल को एक विशेष बर्तन में जड़ी बूटी डालकर आंच में पूरी तरह पकाने के बाद चांदी के बर्तन में परिपूरित कर व विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने के साथ ही राजा परिवार द्वारा भगवान बद्री विशाल के पुजारी डिम्मर समुदाय को सौंपा जाएगा। 22 अप्रैल मंगलवार सायं को गाजे बाजे के साथ नरेंद्र नगर के राजमहल से विशाल गाड़ू घड़ा तेल कलश शोभा यात्रा भगवान बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान करेगी। यहीं से 4 धाम यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। ये पौराणिक परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये भी बताते चलें कि 22 अप्रैल को नरेंद्र नगर के राज दरबार से प्रारंभ हुई तेल कलश यात्रा शोभा यात्रा 3 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी, और 4 अप्रैल को प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है 4 धाम यात्रा। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। वही इस साल 4 धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। 4 धाम यात्रा को लेकर भाजपा जहां को लेकर संतुष्ट नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस साल 4 धाम की यात्रा शुरू होने के बाद 4 धाम यात्रा के लचर व्यवस्था की पोल खुल जाएगी। ना तो 4 धाम यात्रा में पड़ाव की अच्छी व्यवस्था है, ना ही चिकित्सा स्वास्थ्य अच्छी व्यवस्था की गई है। कोई व्यवस्था नहीं है, शुरू होने दीजिए, पता चल जाएगा। डॉक्टर्स की स्थिति वहाँ व्यवस्था की गई है, नहीं की गई है, पड़ाव में कितने लोगों के रहने की व्यवस्था, पानी की, पार्किंग की क्या व्यवस्था कर रखी है, रूट्स किस तरीके से बना रखे। पिछले बार आपने देखा होगा कई ऐसी जगहें हैं जहाँ होम स्टेज बने, वहाँ को पुलिस ने लोगों को जाने ही नहीं दिया, होम स्टे भी खाली रहे और अव्यवस्था भी रही।
तो ये सब चीज़ें हैं, उस पर कितना सरकार का ध्यान। दूसरा, आंकड़ों पे हमको नहीं जाना, हमको ये देखना है कि मेरे उत्तराखंड को क्या मिला है। सरकार इस बात पे पीठ ठोक रही है कि 60 लाख आ रहे, 70 लाख आ रहे, आप व्यवस्था कर रहे हैं। वो यहाँ की तारीफ करते हुए लौटे कि अच्छी व्यवस्थाएं थी, हमको खुशी हुई। अगर आदमी निराश होकर परेशान होकर ये कहे आपके वीडियो के सामने, कैमरे के सामने कि साहब मैं तो 4 साल की मेहनत से कुछ पैसा बचा के आया था और 2 पड़ाव में ही मेरा पैसा खत्म हो गया, क्योंकि हम 1 दिन के हिसाब से आए थे, हमको 4-4 दिन एक एक पड़ाव में रुकना पड़ रहा है, तो वो आदमी नाराज होके जाता है। तो वो अपने यहाँ जाके भी वही बातें करता है। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो पूर्ववर्ती सरकारों ने उठाए। कम से कम 10 दिन आदमी को होना पड़ेगा, तब 4 धामों की यात्रा होगी। पानी की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, डोली की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सरकार को करनी चाहिए। और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हमारे लोकल के लोग हैं उनको व्यापार भी मिले और उनकी आमदनी भी हो, क्योंकि 4 धाम यात्रा मेरे लिए आस्था का विषय भी है और मेरे लिए मेरी अन्नपूर्णा माँ के रूप में पेट पालने का जरिया भी है। हमारे जो गांव इलाके के लोग हैं जो इस यात्रा के रूट में आते हैं, उन लोगों की रोजी रोटी पूरे साल की इसी से चलती है। और जो देखने को पिछले 2-3-4 सालों से आ रहा है, यात्री दूसरे राज्य से सुबह चलता है 4 बजे 3 बजे, हमारे यहाँ के दिन में वो दर्शन करता है, शाम तक दर्शन करता है और रात को लौट के दूसरे दिन वापस अपने घर चले जा रहा है। तो उत्तराखंड को क्या मिल रहा है? केवल गाड़ी का धुआं, प्रदूषण, गंदगी और भीड़, जाम। लोकल के आदमी को ऋषिकेश जाने में डर लगने लगा, घंटों के जाम लग रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसकी ओर को सरकार को ध्यान देना चाहिए और चीजें राज्य के हित में हो, ना कि बीजेपी के प्रचार के हित में। 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। वहीं विकासनगर के हरबटपुर अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर भी तहसील प्रशासन के द्वारा यात्रियों को रुकने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि हरबटपुर से यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा की जाती है और यहाँ से 2 धाम की यात्रा होती है। यात्रा के सफल संचालन के लिए तहसील प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जिसकी जानकारी तहसीलदार विवेक राजौरी के द्वारा दी गई। देखिए, 4 धाम की यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा समस्त तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। हरबटपुर बस स्टेशन पर तथा नया गांव पीढ़ियों पे टेंट वगैरह और बाकी की समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं जो हैं उनका कार्य जारी है और शीघ्र ही वो पूर्ण कर लिया जाएगा। जिस तरह से प्रदेश की राजधानी देहरादून में डेंगू के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और सरकार व प्रशासन द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, डेंगू को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और लगातार आमजन से डेंगू की रोकथाम के लिए सभी सावधानी अपनाने की अपील की जा रही है। राजधानी देहरादून में पिछले कुछ दिनों में डेंगू के मामलों में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग हो या नगर पालिका प्रशासन, दोनों डेंगू को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और डोईवाला स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो डोईवाला स्वास्थ्य केंद्र में रैपिड टेस्ट की व्यवस्था के साथ ही डेंगू के मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। डोईवाला नगर पालिका द्वारा भी क्षेत्र में फॉगिंग की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो डेंगू जो पैटर्न हो रहा है, जनरली डेंगू का जो पीक आता है बरसात के टाइम आता है, अगस्त सितंबर के आसपास। लेकिन इस बार अप्रैल में ही कुछ केसेस दिख रहे हैं शहर में। अभी उसके अनुसार जो हमारे सीएम साहब ने जो विज्ञप्ति जारी किया उसमें 18 मरीज मतलब हमारे दर्जन उसमें मतलब भर्ती पाए गए हैं, जिसमें से 13 मरीज देहरादून के हैं और 8 मरीज दूसरे जिलों के हैं, जो अन्य जो हमारे यूपी बॉर्डर के आसपास के जो भी होंगे। जो 9 मरीज तो इसमें से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, बाकी मतलब अन्य लोग अभी भर्ती। जनता से अपील करूँगा, डेंगू का जो मच्छर होता है बेसिकली साफ पानी पनपता है, तो सभी लोग अपने घरों में, खासकर जैसे फ्रिज हैं या क्यारियों में या घर के छज्जों में, मतलब कहीं पर भी पानी मतलब वो ना हो, इकट्ठा ना हो। अगर ऐसा चीज़ें हैं तो, और स्कूलों में बच्चों से यही है कि सभी स्कूलों को ये एडवाइजरी जारी कर चुके हैं कि भैया बच्चों को सारे मतलब फुल स्लीप के मतलब यहाँ भी डेंगू के मतलब रैपिड टेस्ट होते हैं। एलर्जी टेस्ट तो मेरे यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट डेली हो रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई मरीज पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। डेंगू के लिए हमने 6 मतलब बेड आरक्षित करके रखे हैं।
अभी डेंगू को लेकर एक आकस्मिक बैठक जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई थी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नगरपालिका भी त्वरित कार्रवाई कर रही है। नगरपालिका ने फॉगिंग के साथ साथ एंटी लार्वा का स्प्रे भी प्रारंभ कर दिया गया ताकि जो डेंगू का मच्छर पनपने ना पाए। शीघ्र ही हम लोग जैसे कि दिशा निर्देश प्राप्त हैं जिला स्तर से, तो हम प्रत्येक वार्ड में वार्ड मेंबर के साथ बैठक प्रस्तावित कर रहे हैं, जिसमें लोगों को इससे बचाव और इसके संबंध में जागरूक किया जाएगा कि कैसे डेंगू के मच्छर से बचा जा सकता है। सर, जो लोग लापरवाही हुई है नगर पालिका द्वारा, ये हम इसको शीघ्र प्रारंभ कर रही है। इस वर्ष डेंगू का जो प्रकोप देखने को मिल रहा है समय से काफ़ी पहले देखने को मिल रहा है। हमारी कार्य योजना भी हम अब जल्दी शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या है तुरंत वहाँ टीमें गठित करके इनको चिन्हित किया जाएगा और जहाँ ऐसा पाया जाएगा उनकी लापरवाही के कारण पानी एकत्रित हो रहा है उन पर चालान आदि की कार्रवाई भी की। सभी जगह के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हैं कि कार्यालय में यदि गंदगी पाई जाती तो उसकी जवाबदेही उसके कार्यालय अध्यक्ष की होगी। हमें प्राय ये देखना है कि कहीं भी पानी रुकने ना पाए, क्योंकि जहाँ भी डेंगू का मच्छर होता है साफ पानी में पनपता है। जहाँ भी साफ पानी 5 दिन से ज़्यादा अगर रुकता है तो वहाँ डेंगू के लार्वा के पनपने की बहुत अधिक। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिस धामी सरकार ने हाल ही में अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर जश्न मनाया है, वो एक तरह से भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड को देश का भ्रष्टतम राज्य बनाने के लिए मनाया गया है। नेगी ने कहा कि हालात ये हैं कि मंत्री और अधिकारी सिर्फ रबर स्टैंप बन चुके हैं तथा हर विभाग में दलालों की तैनाती हो चुकी है, जिसके चलते सारे काम सीएम हाउस से ही दलालों के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने हर विभाग में अपने एजेंट दलाल तैनात कर दिए हैं, जो कि जनता से उगाही करने के लिए खास मकसद से तैनात किए गए हैं। दरअसल जो भ्रष्टाचार का तांडव इस प्रदेश में चल रहा है और भ्रष्टाचार के चलते जो धाकड़ सरकार है, जिसको धामी सरकार बोलते हैं, आज उसने पूरे देश के अंदर सबसे भ्रष्टतम राज्यों में ला करके खड़ा कर दिया। यानी उत्तराखंड आज देश के पहले नंबर पर भ्रष्ट राज्यों में शामिल हो गया। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि यह है कि आज प्रदेश में धामी सरकार ने सत्ता का केंद्रीकरण करके एक तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने जो दलाल है माफियाओं को एक जमावड़ा बना दिया, जिसके माध्यम से कई अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो भ्रष्ट हैं, जो अलग अलग माध्यमों से लोगों को लूटने का काम करते हैं, काम की अवधि में उनको ठगने का काम करते हैं। उसके माध्यम से आज इस प्रदेश की छवि को धूमिल करने का काम किया गया। और कई तो ऐसे माफिया दलाल हैं जो बाहर से धामी सरकार ने आयात किए हैं, कई अधिकारी हैं जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ के जो भ्रष्ट कमाऊ पोत है, उनको महत्वपूर्ण जुम्मा दे करके इस प्रदेश को लुटाने का काम किया जा रहा है। वहीं इसके विपरीत जो ईमानदार हैं, जो कर्मठ अधिकारी जो कुछ करना चाहते हैं, जिनकी पीड़ा है इस राज्य के प्रति, वो आज हाशिए पर डाल दिए, उनको कोई पूछने वाला नहीं। विकासनगर के हरवटपुर आसान भाग में एक मोबाइल कंपनी के द्वारा टावर नंदलाल की जमीन पर लगाया जा रहा है, जिसका कि वहां के रहने वाले ग्रामीण विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्रामीण मोबाइल टावर लगने वाले जगह पर एकत्रित हुए और जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि वे ये मोबाइल का टावर नहीं लगने देंगे। ग्रामीणों का मानना है कि मोबाइल टावर लगने से उड़ने वाली तरंगे उनमें बीमारियां पैदा करेंगी और उनके बच्चों पर भी इन तरंगों से प्रभाव पड़ेगा और उनके बच्चे विकलांग हो जाएंगे और भी कई तरह की परेशानियां उनको उठानी पड़ सकती हैं। क्योंकि हमारा घर बिल्कुल जस्ट नज़दीक में है और इससे जो तरंगे निकलेंगी इससे हमारे बच्चों पे भी प्रभाव पड़ेगा और जो आसपास के घर हैं उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। इससे बहुत बड़ी बीमारियां फैलेंगी जी। इसलिए हम ये नंदलाल की ज़मीन है और नंदलाल जो है अपनी ज़मीन पर टावर गड़ा रहा है और धमकी भी दे के गया था अभी कि तुम रोक नहीं सकते इस टावर को लगने से। इसलिए हमने विरोध प्रदर्शन किया है। इसलिए ये टावर किस चीज़ का लग रहा है वैसे? ये टावर जो एयरटेल जो है 5G का लगा हुआ है जी, लगाने जा रहे हैं ये। तो आपने नंदलाल से बात करी थी? नंदलाल जी अभी आ रखे थे, थोड़ी देर में वो धमकी दे के चले गए कि 6 महीने के अंदर अंदर हम इसे खड़ा करके दिखाएंगे, जो तुम्हारे में दम है वो कर लेना तुम। आपने इसके एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन दिए है सर। ठीक, आपका नाम? सुभाष कुमार जी। ये कौन सी जगह है? ये आसनबाग है, वार्ड नंबर 5। लग रहा है ये टावर हम नहीं लगने देंगे। किस चीज़ का टावर है ये? एयरटेल का। अच्छा, तो ये जमीन किसकी है? ये नंदलाल जी की। अच्छा, इस टावर से लगने से क्या है?
क्या परेशानी है? टावर से लगने से अनेक किस्म की बीमारियां फैल रही हैं, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी है। तो हम चाहते हैं कि टावर ना लगे तो ठीक है। किस जगह ये जगह है रामबाग, वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 है। 10वीं और 12वीं क्लास के परिणाम घोषित हो चुके हैं। वहीं विकास नगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ के लगभग 20% छात्रों ने 90% से अधिक मार्क्स लाकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं छात्रों छात्राओं के अभिभावकों ने भी खुशी जाहिर की है। स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि छात्रों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए और भी कई बातें स्कूल के प्रधानाचार्य ने मीडिया के माध्यम से साझा की है। मेरा नाम ऋषभ डिमरी है। कौन से स्कूल से हो? मैं सरस्वती विद्या मंदिर बाबूगढ़ विकास नगर से। क्या मार्क्स आए आपके? कितने %? मेरे 93.8% है। कौन सी क्लास है? क्लास 10th या 11th। अच्छा, किसको श्रेय देना चाहते हैं सबसे ज़्यादा आप? मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को। आगे क्या बनना चाह रहे हो आप? आगे मेरे को लेफ्टिनेंट बनना है एनडीए एग्जाम। इशिका कौन सी स्कूल से पढ़ते हो? सरस्वती विद्या मंदिर। कौन सी क्लास? 12th। कितने मार्क्स आए थे %? मेरे 80% आए थे और बिजनेस में 100 में से 100 आए। अच्छा, किसको श्रेय देना चाहते हैं सबसे ज़्यादा? मैं सबसे ज़्यादा श्रेय गुलजार सर को, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, और अपने पेरेंट्स को और स्कूल कम्युनिटी को। आपका पेरेंट्स का सपोर्ट है आप पे? पूरा सपोर्ट। आगे भी पढ़ने की आप? मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कौन सी क्लास? क्लास 12। हाँ, आपका रिजल्ट कैसा आया? मेरी 85.2% है। और आप किसको श्रेय देना चाहते हैं आप सबसे ज़्यादा? स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल सर को सारा इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। और आगे भी आपको पढ़ना है? जी। पेरेंट्स ने सपोर्ट है आपका पूरा? यस सर। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहती हूँ। का धन्यवाद है। आप बराबर विद्यालय के समाचारों को प्रमुखता देते हुए छापते हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि अपने विद्यालय का 10th और 12th का रिजल्ट जो 19 तारीख को निकला है, उसमें बहुत अच्छा परिणाम या बहनों के द्वारा प्रदर्शित किया गया। अपने जो उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट है उसमें भी 12th क्लास के 2 स्टूडेंट्स आए हैं। एक के 17वीं रैंक है उत्तराखंड बोर्ड में और एक की 20वीं रैंक है। उसके अलावा 90 से भी प्लस में लगभग 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस में हैं। ऐसे 10th का भी 93.8% ऐसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। रुड़की में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक दिन में 30 से अधिक लोगों को आवारा कुत्ते अपना निशाना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, सिविल अस्पताल में भी आवारा कुत्ते घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं सिविल अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन अस्पताल में कुत्तों के काटने के 65 से अधिक मामले आए हैं, जबकि हर रोज भी 50 से अधिक लोग आवारा कुत्ते के काटने से पीड़ित हैं। वहीं रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंचे लोगों ने नगर निगम से आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि शहर और देहात में रोजाना आवारा कुत्ते राहगीरों पर हमला कर लहूलुहान कर रहे हैं। वहीं नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी का कहना है कि आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की कोशिश लगातार जारी है। एबीसी सेंटर का टेंडर खोला जाना है। जैसे ही टेंडर खुलेगा उसके बाद एबीसी सेंटर शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एबीसी सेंटर का जो हमारा टेंडर है, टेंडर खोला जाना है, चूँकि ये समस्या बड़ी है कि कुत्तों के द्वारा जो लगातार नगर निगम क्षेत्रों में जगह जगह डॉग बाइटिंग की जाती है और लोगों की शिकायतें भी आती रहती हैं और समस्या भी बड़ी है। तो इस संबंध में उसके निजात के लिए जो हमारे कंपार्टमेंट वगैरह बनने हैं और उसका टेंडर डाला गया है और टेंडर खुलने की अवधि आ गई है। और इस समय चूँकि ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिसकी प्रक्रिया 2-1 दिन में पूर्ण होने वाली है। जैसे ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाता है, इसको ओपन करके और इसमें कार्रवाई। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।